दबिस्तान अदब के नाजरीन को मेरा आदाब व तस्लीमात। आज हम लोग लखनऊ के तारीख़ी इलाके के अंदर मौजूद हैं, यानी शीश महल में। शीश महल छोटे तालाब के अक़ब में एक नया मोहल्ला आबाद हुआ है। था तो कदीम मोहल्ला, मगर अब वो अपनी आबादी की शान में नज़र आता है। वो है मेहताब बाग। अगर लखनऊ की तारीख़ से थोड़ी सी वाबस्तगी हो तो ये बात मालूम हो कि मेहताब बाग जो आज कहलाता है, तारीख़ में ये मेहताब बाग नहीं था। मेहताब बाग थोड़ा सा आगे जाकर मोहनीपुरवा की तरफ मेहताब बाग कहलाता था, मगर आज की हकीकत मेहताब बाग यही है। मेहताब बाग में बतूल अपार्टमेंट के 301 नंबर फ्लैट में हम लोग मौजूद हैं, और ये फ्लैट है हमारे मोहतरम मेहमान जनाब अमीर मेहदी साहब का। अमीर मेहदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमीर मेहदी साहब एक अजीम शख्सियत हैं। अजीम शख्सियत मैं इस नुक्ते नज़र से कह रहा हूँ कि अपनी मिट्टी से प्यार जिस दर्जा इनके दिल में पाया जाता है, इसके नमूने बहुत कम मिलते हैं। आप यूके के हैं, अभी यूके में ही इनको अभी जाना भी है, वहीं से आए भी हैं, मगर लखनऊ से प्यार है तो उन्होंने लखनऊ में एक मकान भी अपना बनाया है। और हर 6 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, या दिल घबराया तो 2 ही महीने के बाद वो फिर अपनी खाक की तरफ आ जाते हैं, और हम लोगों को मौका मिलता है कि आपसे इस्तिफादा करें। बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया। हम जानना चाहेंगे कि आप एक अदीब भी हैं, आप एक अफसाना निगार भी हैं, आप नावल निगार भी हैं, और उसके साथ साथ आप एक बड़े वकील भी रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप कैसे एडजस्ट कर लेते हैं? बुनियादी तौर पर तो आप वकील हैं, मगर आज आपकी शिनाख्त, मैं एडवोकेट आपको नहीं कह रहा हूँ, आज मैं कह रहा हूँ कि एक अदीब से मुलाकात करा रहे हैं। ये आप वकील से अदीब तक कैसे कन्वर्ट हो गए? मुझे ऐसा लगता है जी कि शायद कुदरत से तकदीर लिखने में कुछ हेरा फेरी हो गई। हेरा फेरी हो गई। वाह, मुझे बुनियादी तौर से अदीब ही होना चाहिए था। वाह, मैं गलत शोबे में चला गया, वो मेरा रास्ता था नहीं। ओ, यानी दैरो हरम होते हुए मैखाने आए हैं। वो बिल्कुल आपने बिल्कुल वादी फरमाया, तो वो मेरा रास्ता था नहीं। ये दूसरी बात है कि मैं वहाँ भी बहुत कामयाब वकीलों में रहा हूँ, और सर्विस मैटर का तुम अगर अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के मुकदमे में स्पेशलिस्ट हूँ। लेकिन मेरा दिल कभी नहीं लगा। दिल हमेशा अदब में ही लगा, और अदब से भी ज्यादा जो माशरे में उलटफेर हुआ, जो जब मैंने किसी की को परेशान देखा के, तो मेरा दिल बहुत दुखा, और मेरा दिल चाहे इस पर लिखो। और गालिबा शायद यही वजह रही होगी जो मुझे लिखने की तरफ ले गया। तो ये आपको कैसे अंदाजा हुआ कि आपके अंदर एक शायर, एक अदीब मौजूद है? एक वकील को इस बात का कैसे अंदाजा हुआ कि आपके अंदर एक हसास दिल, एक शायर का दिल, एक अफसाना निगार का दिल मौजूद है? लिखने का तो मुझे याद आता है, शायद मैं 9th में पढ़ता था, तो एक 70 से कुछ 69 की बात है। तो मैं अलीगढ़ में था, एक तालाब था, जैसे यहाँ पे तालाब है, जी। मैं उसी के सामने ऐसे ही टहल रहा था। शाम का वक्त था, और चांद की किरणें जो थी वो उस तालाब में आके टकरा रही थी। तो पता नहीं कैसे मेरे जहन में एक शेर आया कि उसका पहला मिसरा तो याद नहीं आ रहा है, कि सर को टकराती रही मौजे लबे जू कल की शब। वाह, तो सर को टकराती रही मौजे लबे जू कल की शब। पूरा मिसरा को बहरहाल याद नहीं। मैं दूसरा इसके बजाय एक दूसरा शेर सुना देता हूँ, जो मौजू यही है। अच्छा, लेकिन वो शेर पहला शेर था। तो ये 70 शेर दूसरा इसकी, जहाँ उसके बाद मैंने शेर कहा था, वो शेर ये था कि
क्या चांद का रिश्ता है मौजों की रवानी से। वाह, क्या चांद का रिश्ता है मौजों की रवानी से। साहिल ने बहुत पूछा बहते हुए पानी से। वाह वाह वाह, साहिल ने बहुत पूछा बहते हुए पानी साहिल से। ने बहुत पूछा तो बहते हुए पानी से, तो मुझे लगा कि मैं शेर कह सकता हूँ। मेरे ख्याल का मतलब ये हुआ कि आपकी शायरी की उम्र 50 साल से ज्यादा हो चुकी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब आप वकील से पहले ही शायर हो चुके थे। शायर उस वक्त थे जी, जब वकालत तसव्वुर में भी नहीं थी। वाह। तो अफसाना निगार कैसे हो गए? अफसाना निगार की वजह भी है, खास वजह है जी। मुझे वो तारीख भी याद है। वो 2013 की गालिबन जनवरी थी। 2013 जनवरी। तो इलाहाबाद में एक हादसा हो गया था। माघ मेला लगा हुआ था और इत्तेफाक की बात कि माघ मेला के जो मुसाफिर आए ट्रेन पर जाने के लिए लौटते जी हैं जी जी। तो वहां एक भगदड़ मच गई। पहले इलाहाबाद सुबह के ट्रेन जो है उनकी 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है, सडनली ट्रांसफर हुआ के 6 नंबर पे आएगी। तो एक पुल था जिसपे से लोगों को आना जा रहा था। ओह, जो इधर के थे वो इधर आए, उधर के दोनों आपस में टकरा गए। इतना टकराए कि लोग मर गए। ओह, भगदड़ में लोग मर गए। काफी लोगों की मौत हो गई। तो वो उस हादसे ने मुझे कुछ लिखने पर मजबूर किया। यानी हादसे ने हादसाती तौर पर अफसाना निगार को बरामद कर दिया। वो पहला अफसाना था जिसका नाम था प्रतिशोध। वो हिंदी में लिखा था क्या, या नाम हिंदी है उसका? इसका? नाम हिंदी था क्योंकि मैं बेसिकली या तो अंग्रेजी में लिखता हूँ या उर्दू में लिखता हूँ। हिंदी क्योंकि हाई कोर्ट की जबान भी नहीं थी जी जी, और मेरी जबान भी नहीं थी। हो तो जबरदस्ती उस जबान में नहीं लिखना चाहिए जिस पर आपको कुदरत ना हो। तो प्रतिशोध जो पहला अफसाना लिखा, क्या कहीं शाया भी हुआ था या सिर्फ शाया हुआ? कहाँ हुआ? शाया हुआ था वो, मुझे लगता है हिंदुस्तान पेपर था। वो उसको हिंदी में भी था। वो उर्दू के अल्फाज उर्दू के थे लेकिन तहरीर हिंदी में किया। यानी आपका अफसाना निगार आपके शायर से 40 साल छोटा है। हाँ बिल्कुल। और फिर आप नावल निगार कब हो गए? बिल्कुल, नावल निगार का भी एक अजीब है। अच्छा, 2016 में 16 जी मैं हाई कोर्ट में था। जी जी। तो वहां पर मेरी तबीयत कुछ बिगड़ने लगी। हाई कोर्ट में डिस्पेंसरी भी होती है, डॉक्टर्स भी होते हैं। उन्होंने देखा तो उनका कि मेरे जूनियर्स ने कहा दिखा ली चल सर। जब मैं दिखाने गया तो उन्होंने देखकर कहा कि आपका हार्ट जो है बहुत बहुत वीक है, सिर्फ 20% काम कर रहा है और आप एडमिट हो जाइए। तो जाके एडमिट करा दिया गया। एडमिट कराने के बाद फिर मुझे लखनऊ शिफ्ट किया गया पीजीआई में, या एंजियोग्राफी वगैरह हुई। तो उसके बाद ये हुआ उनका कि आप बेड पे लेटे रहेंगे, चले फिरेंगे नहीं जी। तो जब चले फिरेंगे नहीं तो अब क्या करूं, बेड पे 6 महीने लेटना, कम से कम 5 महीने जरूर लेटा हूँ। तो अब उस वक्त मेरे पास कोई काम में नहीं था। तो उस वक्त मेरे जहन में आया कि एक नावल लिखूं। तो वो पहली नावल मैंने लिखी जहरा बेगम। जहरा बेगम वो उसी पीरियड की नावल है। ओहो। और जब वो किताब शाया हुई तो उस पर पहला इनाम भी उर्दू अकेडमी की तरफ से। कौन? उर्दू अकेडमी यूपी में? हाँ, दिल्ली उर्दू अकेडमी। तो अभी हम लोग नावल निगारी पे बात करेंगे। अभी तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप कैसे अदीब बने। आपने बताया कि 2013 में आप अफसाना निगार बने, 2016 में नावल निगार बने, और आपकी लाइफ में बड़ी तब्दीलियां हम देख रहे हैं। कभी आप अदीब होते हैं, कभी वकील होते हैं, कभी शायर होते हैं, कभी अफसाना निगार, कभी नावल निगार, और यही नहीं, कभी आप इलाहाबादी हो जाते हैं, कभी लखनवी और कभी यूके। ये इतनी वुसअतें आप में कहाँ से आ रही हैं? मैं इलाहाबाद को तो कभी हुआ ही नहीं। अच्छा, वहां तो कमाने गया था, रोटी कहीं भी ले जा सकते। अच्छा, वहां से यानी रोटी रोजगार का सिलसिला रहा। तो रोजगार तो आपको कहीं भी ले जाता है। उसको तो आप उसके लिए आप कैद नहीं कर सकते कि आपको कहाँ ले जाए। जहाँ नसीब में होगा वहां आपको जाना पड़ेगा। हिजरत जरूरी है रोटी के लिए। तो हम इस वक्त जो गुफ्तगू कर रहे हैं 3 शख्सियतों से, एक शख्सियत में 3 शख्सियतों से कर रहे हैं। एक तरफ शायर से गुफ्तगू कर रहे हैं, एक तरफ हम अफसाना निगार से, एक तरफ नावल निगार से। शुरू करते हैं आपकी बात शायरी से, कि जो कि काफ़ी बुजुर्ग हो चुकी है और 50 साल से ज़ायद हो गई है। तो आप शायरी
आपकी शायरी लोग बहुत पसंद करते हैं, मुशायरों में भी मैंने आपको देखा है, और हर वक्त यानी हर जगह मैंने देखा कि आपकी शायरी की पजीराई हुई, सताइश हुई। आप का ये जो शायरी का नज़रिया है वो यानी आपका शायरी का नज़रिया क्या है, और किस तरह से आप अपने आप को दीगर शुअरा से मुनफरिद समझते हैं? मेरा जो एक सबसे बड़ी मेरी शायरी की खूबी कह लीजिए या उसको कह लीजिए कि एक मरकजी ख्याल है, उसके इर्द गिर्द ही घूमती है मेरी शायरी। वो मरकजी ख्याल ये है कि ये दुनिया जो है ये हो सकता है ख्वाब हो, उसका इल्यूजन हो, इसे माया भी कह सकते हैं। तो मुझे इतना कुछ है नहीं, हम ख्वाब में बकौल जैसे गालिब ने कहा कि ख्वाब में जागे, वही हमारा एक शायरी का जो मरकजी ख्याल है वो ये है। जैसे हम बार बार इसको दोहराएंगे कि जिसको दुनिया समझ रही है नजर, जिसको दुनिया समझ रही है नजर, कुछ नहीं है नजर का धोखा है। कुछ नहीं है नजर का धोखा, कुछ नहीं है नजर का धोखा है। या फिर एक और शेर इसी तरह से था कि ये मेरा वहम है कि दुनिया है, मैं समझ लूं तो तुमको समझाऊं। वाह, ये मेरा वहम है कि दुनिया है, मैं समझ लूं तो तुमको समझाऊं। और जिंदा है तो क्या हासिल, मर जाए तो क्या गम है, दुनिया जिसे कहते हैं ख्वाब का आलम है। वाह, तो किस तरह से फिर उसके बाद कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने ये एक शेर इस तरह से भी कहा कि भाई जीना तो है, कुछ तो करना है। तो एक शेर इस तरह से हुआ कि शायद मेरे दिल से निकला होगा कि दुनिया वहम हो तो हो, ये दुनिया ख्वाब हो तो हो। वाह, चलो कुछ देर को उसको हकीकत मान लेते हैं। वाह वाह, उसको हकीकत मान के मैंने अपनी शायरी की या नावल-निगारी की शुरुआत की, जबकि मेरे जहन में ऐसा कोई तस्वुर नहीं कि दुनिया हकीकत है, लेकिन मान लिया है कुछ देर के लिए, क्योंकि हर चीज को माने बगैर इब्तिदा के लिए कुछ मानना जरूरी होता है। तो यानी माने इसको देखा जाए तो हिंदुस्तान की मिट्टी में जो माया का नजरिया है, यानी दुनिया माया है, अद्वैतवाद का जो नजरिया है, उसी नजरिए से आप हमको मुतासिर, या इब्ने अरबी के नजरिए को अगर देखा जाए तो जो वहदतुल वजूद का नजरिया है, उसमें सिर्फ ये तो है कि आप एक तसलीस है इंसान और कायनात और खालिक। तो आप कायनात और इंसान के दरमियानी रिश्तों को जब इनकार कर रहे हैं, तो इसमें आप तसलीस की जगह पर एक यानी आप दो पार्टों के बीच में आपकी फिक्र चल रही है। हाँ, या इसको पिसना कह सकते हैं क्या? पिसना तो नहीं कह सकते, ये इतना जरूर कह सकते हैं कि बीच में से बहुत चीजों को निकाल दिया है। एक खला है जिसको पुर करना, जहन में एक कशमकश रहती है कि इसको कैसे पुर किया जाए, जो खला बीच में दोनों के दरमियान। क्या आपको कहते हैं कि आप जरा सा कम्युनिस्ट ख्याल के करीब हैं तो क्या? नहीं जी, मेरी शायरी की इब्तिदा जो है जी इस तरह से ही हुई है, क्योंकि शुरू में मैं तरक्की पसंद से बहुत मुतासिर रहा हूँ। फैज हुए या साहिर हुए, उस दौर के गजल वो शायर मजरू वगैरह, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये बहुत दूर चलने वाला नजरिया नहीं है। अच्छा, फिर बीच में और जदीद शायरी आई। जी, फिर माबाद जदीद आई, तो मैं अपने आप को कहीं कंफर्ट नहीं पाया मुझे। तो मैंने सोचा कि इससे बेहतर एक नई स्थान निकाली जाए, तो वो ये थी कि तरक्की पसंद ना कह के इर्तिका पसंदी। अच्छा, इर्तिका पसंदी। तो इर्तिका पसंदी से आप मुराद लेते हैं कि यानी नजरिया तो ना लिया जाए, मगर हमारे जहन में इर्तिका हो, नजर से न किसी नजरिए से ना बंधे, मगर इर्तिका हमारे जहन में पाया जाए। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात। वो नमूद जो है जी वो जरूरी है, अगर नमूद ही नहीं है तो फना के अलावा कुछ भी नहीं। हम अभी आपसे अफसाने और नावल पे बात करेंगे, मगर हम चाहेंगे कि आप नाजरीन को कुछ अपना कलाम सुनाएं कि ताकि उनको अंदाजा हो कि हम कितने बड़े
शायर को सुन रहे हैं। इतने बड़े शायर तो नहीं है, लेकिन पैराले गजल सुना रहे हैं आपको। शादी आलिम, क्योंकि जमाने ही सुना रहे हैं कि मेरे कागज में। हाफिजा माशाल्लाह। बहरहाल, क्यों है आंखें मेरी पुरा, तुम्हें क्या मालूम। वाह वाह वाह। क्यों है आंखें मेरी पुराब, तुम्हें क्या मालूम। क्या मालूम क्या हुए मेरे हंसी ख्वाब। वाह 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 वाह। तुम्हें क्या मालूम क्या हुए मेरे हंसी ख्वाब, तुम्हें क्या मालूम। तुम्हें क्या मालूम तुमने देखे ही नहीं पिछले पहर बुझते दिए। वाह। तुमने देखे ही नहीं पिछले पहर बुझते दिए, हादसाते शबे मेहताब, तुम्हें क्या मालूम। वाह वाह। हादसाते शबे मेहताब, तुम्हें क्या मालूम। तुमने पूछे भी नहीं मैंने बताए भी नहीं। वाह वाह वाह। तुमने पूछे भी नहीं हमने बताए भी नहीं, मैंने बताए भी नहीं, मेरी बर्बादी के असबाब तुम्हें क्या मालूम। वाह 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 वाह। तुमने पूछे भी नहीं मैंने बताए भी नहीं, मेरी बर्बादी के असबाब तुम्हें क्या मालूम। तुम्हें क्या मालूम। और जब कभी वक्त पड़ेगा तो समझ जाओगे। वाह। खुद गलत कितने हैं बाप, तुम्हें क्या मालूम। खुद गलत कितने हैं बाप, तुम्हें क्या मालूम। उनसे पूछो कि जो दरिया के किनारे हैं बसे। वाह। उनसे पूछो कि जो दरिया के किनारे हैं बसे, क्या बहा ले गया सैलाब। तुम्हें क्या मालूम। वाह वाह वाह। क्या बहा ले गया सैलाब, तुम्हें क्या मालूम। सच तो ये है कि किया तर्क ताल्लुक जब से, और भी हो गए बेताब। वाह 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 वाह। तुम्हें क्या मालूम। और ये खास है, इसमें तारीख है। गर्मी का शेर है ये कि तुमने हर दौर में शाहों को वली माना है। तुमने हर दौर में शाहों को वली माना है। तुमने हर दौर में शाहों को वली माना है। अजमते मिंबरो मेहराब, तुम्हें क्या मालूम। वाह 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 वाह। तुमने हर दौर में शाहों को वली माना है। अजमते मिंबरो मेहराब, तुम्हें क्या मालूम। खुश न हो इतना कि नजदीक, खुश न हो इतना जो नजदीक का नारा है बहुत। वाह। खुश न हो इतना कि नजदीक जो नजदीक का नारा है बहुत। लबे साहिल ही है गिरदाब। हाँ 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 हाँ। वाह 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 वाह। लबे साहिल। वाह वाह। लबे साहिल है, लबे साहिल ही है गिरदाब। वाह वाह वाह। तुम्हें क्या मालूम। क्या खूब गजल है भाई। वाह। हमने ये ज़बानी याद थी तो हमने। असल में अगर किसी को प्यास लगे तो मेहदी साहब पानी मांगेगा ना, तो आपने तो तशनगी बढ़ा दी, तो लिहाजा हम मुतालबा कर सकते हैं कुछ और। एक गजल में तो प्यास नहीं बुझी। हमारे नाजरीन को कोई और गजल भी आप सुनाएं तो हमको फिर मोबाइल का सहारा लेना पड़ेगा। अरे बिल्कुल, क्योंकि ऐसे सुनी तो अब तो उसमें भी तो मेमोरी है ना। तो मेमोरी तो कॉमन हो गई। सुना पाएंगे इरशाद अली। इतनी ज्यादा हमारी तो मेमोरी। एक जमाना था जिस वक्त मेमोरी हुआ करती थी, अब वो मेमोरी रह नहीं गई। एक जमाने में हमारी बहुत अच्छी मेमोरी हुआ करती थी। बहरहाल, आपने गजल के साथ साथ नज़में भी बहुत कही हैं। आपने तो गजली पे पहले सुना। हाँ, मैं चाहूंगा कि गजली और आपको सुना देते हैं क्योंकि इरशाद अली ये गजल भी, इसका खास तौर से परवीन शाकिर का एक शेर पहले सुनाएंगे आप। इरशाद अली। क्योंकि अगर हम गुफ्तगू करें कहा जाता है का नाम ना आए जी, तो ये मुमकिन नहीं है। तो उसका एक शेर ये है कि एक शाखे यास्मीन थी कल तक खिज़ा असर। वाह। एक शाखे यास्मीन थी कल तक खिज़ा असर, और आज सारा बाग उसी की अमा में है। वाह 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 वाह। और आज सारा बाग उसी के अमा में, उसी की अमा में है। वाह वाह। अब आप सुनिएगा कि ये किसने सोचा था सयाद बागबां होगा। ये किसने सोचा था सयाद बागबां होगा। ये किसने सोचा था सयाद बागबां होगा, उसी के जेरे निगर सारा गुलसिता होगा। वाह। उस शेर में वाह, रंग है परवीन शाकिर का। फर्क है मगर हाँ फर्क भी है मगर असर तो कबूल किया है।
लेकिन फर्क भी है। हाँ तो लामवाला मैंने खुद ही इंतजार किया बहुत खूब। हाँ, ये किसने सोचा था जी सयाद बागबा होगा उसी के जेरे निगर सारा गुलसिता होगा अभी न जाओ के मतला धुआं धुआं होगा। वाह, अभी न जाओ के मतला धुआं धुआं होगा। सितारे शहरी मायले फुगा होगा। वाह वाह वाह। अभी न जाओ के मतला धुआं धुआं होगा सितारे शहरी मायले फुगा होगा। हवा में खुनकी है शबनम गिरी है सारी रात। हवा में खुनकी है शबनम गिरी है सारी रात। गिरी है सारी रात मगर वो शहर जो शोलों के दरमियान होगा। मगर वो शहर जो शोलों के दरमियान होगा। ये शेर सुनिएगा, वो खुद फरेब मुझे भी फरेब देता रहा। वाह वाह वाह। वो खुद फरेब मुझे भी फरेब देता रहा। वो दिन भी आएगा जब वक्त मेहरबान होगा। वो खुद फरेब मुझे भी फरेब देता रहा। वो दिन भी आएगा जब वक्त मेहरबान होगा। वाह। यहाँ तक उसकी मगर रोशनी नहीं आती। यहाँ तक उसकी मगर रोशनी नहीं आती। यहाँ तक उसकी मगर रोशनी नहीं आती। चराग तूर सरे तूर ज़ोफिशा होगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। वाह। यहाँ तक उसकी मगर रोशनी नहीं आती। चराग तूर सरे तूर ज़ोफिशा होगा। न राहबर को खबर थी न हमने सोचा था ये सानेहा सरे बाजार नागहा होगा। मैं थक गया हूँ बहुत इम्तिहान दे दे कर। वाह। इलाही और अभी कितना इम्तिहान होगा। वाह वाह वाह, बहुत खूब। तो आखिरी शेर ये है कि कभी गुमान भी गुजरा नहीं बवक्त सफर। वाह। कभी गुमान भी गुजरा नहीं बवक्त सफर। ये जिंदगी का सफर इतना रहेगा होगा। वाह वाह वाह, बहुत खूब। कभी गुमान भी गुजरा नहीं वाह 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 बवक्त सफर। ये जिंदगी का सफर इतना रहेगा होगा। और ये शेर जो है जो मैं सुनाना चाह रहा था यहाँ पर, ऐ मुसव्विर तेरा शाहकार है दुनिया लेकिन। ऐ मुसव्विर तेरा शाहकार है दुनिया लेकिन इस तनाजुर में खराबात का मकसद क्या है। वाह। इस तनाजुर में खराबात का मकसद क्या है। हंसी भी आती है हंसकर गुजार दी मैंने। हंसी भी आती है हंसकर गुजार दी मैंने। वो जिंदगी हंसी भी आती है हंसकर गुजार दी मैंने। वो जिंदगी जो शरीके हयात थी भी नहीं। वाह। हंसी भी आती है हंसकर गुजार दी मैंने। वो जिंदगी जो शरीके हयात थी भी नहीं। मुख्तसर किस्सा जिंदगानी का मौत उन्वान है कहानी का। वाह। मुख्तसर किस्सा जिंदगानी का मौत उन्वान है कहानी का। और एक शेर सुनिए खास तौर से, झगड़ने में भी है एक लुत्फ वरना। झगड़ने में भी है एक लुत्फ वरना। हमारा आपका झगड़ा ही क्या है। वाह 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 वाह। झगड़ने में भी है वाह वाह एक लुत्फ वरना। आपकी नज़्मों की यानी एक मजमुआ हमने देखा था, उसका क्या नाम है जो आप तज़ीन नाम से, तज़ीन के नाम से पाकिस्तान इस्लामाबाद से शाया हुआ। अच्छा। और आप पब्लिशर ने शाया किया था। अच्छा। तो उसमें एक हमने आपकी नज्म देखी थी ताजमहल के उन्वान से। अच्छा, ताजमहल पे बड़े बड़े लोगों ने नज्में कही और तो आपने भी उसमें कही। तो आपके कुछ हाफजे में नज्म है क्या? जी जिसे कहता है नज्म सुनाने के लिए, तो क्योंकि या तो फिर मैं मजमुआ खोलूं और खोल के नज्म सुनाऊं तो गुफ्तगू लुत्फी गायब हो जाता है। तो इसलिए जो याद होता है वो सुना लेता हूँ। एक नज्म है जो मुझे पसंद है और वो सबसे बड़ी बात है उस नज्म का पस मंजर जी मुझे नहीं लगता कि उर्दू शायरी में दूसरी कोई नज्म उस पस मंजर में कही गई है। उसका पस मंजर बिल्कुल अलग है। उसके वो नज्म का नाम है, उन्वान है मशवरा। आज इस बज़्म में हम दोनों हैं मदऊ ताहम। वाह।
आज इस बज़्म में हम दोनों हैं मदऊ। ताहम मेरे नजदीक ना आ, मुझसे मेरा हाल न पूछ। मेरे नजदीक ना, मुझसे मेरा हाल न पूछ। मेरे चेहरे को तजस्सुस की निगाहों से न देख। पास मत बैठ मेरे, तू मेरा अहवाल न पूछ। वाह। पास मत बैठ मेरे, तू मेरा अहवाल न पूछ, वरना फिर बज़्म में हम दोनों का चर्चा होगा। वरना फिर बज़्म में हम दोनों का चर्चा होगा और मेरे साथ तेरा नाम भी रुसवा होगा। और मेरे साथ तेरा नाम भी रुसवा होगा। छोड़ बीती हुई बातों में रखा ही क्या है। वाह। छोड़ बीती हुई बातों में रखा ही क्या है। जो सवादे दिल नाकाम बचा ही क्या है। वाह। जो सवादे दिल नाकाम बचा ही क्या है। मेरी औलाद जवां है, तेरे बच्चे भी जवां। वाह। मेरी औलाद जवां है, तेरे बच्चे भी जवां। अब न वो मैं हूँ न वो तू है, न वो अहद शबाब। ज़ेब देता नहीं इस उम्र में अब लफ्ज़ शिफा। ज़ेब देती नहीं इस उम्र में अब लफ्ज़ शिफा। मेरे बालों में हिना है, तेरे बालों में खिला। वाह वाह। मेरे बालों में हिना है, तेरे बालों में खिदा। जिंदगी अब हमें उस मोड़ पे ले आई है। जिंदगी अब मुझे उस मोड़ पे ले आई। हसरते वस्ल जहां बाइस रुसवाई है। अजनबी की तरह पेश आए, मुनासिब है यही दिल बेताब को समझाएं। मुनासिब है यही। तू वो महबूब नहीं जिससे मोहब्बत थी मुझे, तू नहीं थी वो कोई और था तेरे जैसा। वाह। मैं वो दिलदार नहीं जिसकी तमन्ना थी तुझे, मैं नहीं था वो कोई और था मेरे जैसा। वाह 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 वाह। मैं नहीं था वो कोई और था मेरे जैसा। भाई वाह वाह वाह। बहुत अच्छी नज़्म आपने सुनाई। अब इत्तेफाक ये कि मजमुआ होता तो मैं आपसे सुनता नज़्म ताजमहल और नाजरीन को भी सुनवाता आपसे, क्योंकि ताजमहल के उन्वान पर बहुत नज़में कही गई हैं और आपने कुछ उसमें अलग हटके कहा है और सबने उसको मनफी पहलू में हुआ, आपने उसका मनफी पहलू उजागर न करके मुस्बत रंग में बात कही है। अब नाजरीन आपके पास मजमुआ इस वक्त नहीं है, अब हम लोग एक नॉवेल अफसाना निगार से बात करें। पहले अफसाना निगार से बात करते हैं। अब हम लोग अफसाना निगार की तरफ चलते हैं जो अभी ज़्यादा नहीं 10-11 साल का है। हाँ, बहुत 13 से आपने शुरू किया है। 10 साल अभी 10 साल मुकम्मल हो गए और ये 11वां साल अफसाना निगारी। आपका कोई अफसाने का मजमूआ आया है? हाँ जी। अफसाने का हमारा एक तो अंग्रेजी में आया। अच्छा। इको यानी बाज़गश्त के उन्वान से, और उर्दू में बाज़गश्त की नाम। अच्छा जी। इत्तेफाक के बाद तो वो दोनों जबानों में है, लेकिन अफसाने मुख्तलिफ हैं। कुछ अच्छा। इसमें है, कुछ इसमें है, कुछ दोनों जबानों में है। ओहो। लेकिन बहरहाल अफसाने, उसमें कुछ अफसाने ऐसे हैं जो जिसमें आपको रोमानियत नजर आएगी। ज्यादातर अफसाने रोमानियत उसका मौजू नहीं है। ज्यादातर जो अफसाने हैं उसमें जिस हालात में हम बसर कर जिंदगी गुजार रहे हैं वो वही पस मंजर है। उर्दू अफसाने की जहाँ बात करते हैं तो प्रेमचंद का नाम सरफहरिस्त आता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो राजेंद्र सिंह बेदी से, कृष्णचंद और मंटो से और असमत से, कुर्रतुल ऐन हैदर से होते हुए इंतजार हुसैन तक, और आज भी बहुत से हमारे अफसाना निगार हैं। लामोला कोई ना कोई कलमकार किसी ना किसी से मुतासिर तो होता ही है। आप भी किसी ना किसी से मुतासिर रहे होंगे। के बाद अफसाना निगारे किसी से मुतासिर कभी नहीं। अच्छा, शायरी में जरूर परवीन पसंद तो आपका अच्छा। और अफसाना निगारी में कोई ऐसा नहीं था जिसने हमको इस हद तक मुतासिर किया हो कि हमने उसका असर कबूल किया। अच्छा अच्छा। मैंने कभी किसी का असर कबूल ही नहीं किया। अगर हम पूछें आपसे कि आपका पसंदीदा अफसाना निगार कौन है तो क्या वो खाली जगह जाएगी? तो मुझे तो किसी हद तक मुकम्मल तौर से नहीं कहूँगा। अच्छा। मंटो को कहूँगा, लेकिन ऐसा नहीं कहूँगा कि वो मंटो को परवीन शाकिर नहीं बनाऊंगा। यानी मंटो उनकी हकीकत निगारी। वजह है कि मंटो के कुछ ऐसे मुकालमे पाए जाते हैं। एक्चुअली मेरी नज़र में अफसाने में
और रिपोर्टिंग में एक फर्क होता है, सहाफत में और अफसाने Definitely. निगारी में फर्क होता है। अफसाने निगारी में जरूरी है कि कैरेक्टर को या किरदार को इस तरह पेश किया जाए कि लगे कि वो किरदार है, आपके सचमुच है, और सचमुच वो एक्ट कर रहा है, वो बोल रहा है, वो चल रहा है, वो अपनी आरज़ुएं बयान कर रहा है, अपने गम बर्दाश्त कर रहा है, खुश हो रहा है। उसको हम ये नहीं बताएंगे कि मैं सड़क से गुजर रहा था और एक मोटर का एक्सीडेंट हो गया, समाचार, ये तरीका नहीं होता अफसाने का। अफसाने का को मुझे ये मंजर पहले बताना पड़ेगा, ये कमरा है, उस कमरे को ऐसा लगेगा कि आपको लगेगा कि आप स्क्रीन पर कैमरा देख रहे हैं, उस कमरे को देख रहे हैं, उस कमरे में आप बैठे हुए हैं और वो कैरेक्टर्स उस कमरे में अपने जो उसके काम है उनको वो अंजाम दे रहा है। तो कैरेक्टर को उभारना के लिए मैं जितनी मेहनत कर सकता था मैंने की। और एक चीज और मैंने की उसमें, सपोज कोई मद्रासी है तो उसकी जबान दूसरी होगी, कोई महाराष्ट्र से है तो उसकी जबान दूसरी होगी, यूपी से हो तो जबान दूसरी होगी, मेरे यहाँ काम करने वाली की जबान दूसरी होगी। यानी किरदार के मुताबिक आपने जबान का इस्तेमाल किया है। ये नहीं हुआ, हो सकता है कि वो अदबी तौर से जबान गलत हो, लेकिन चूंकि वो तो बोलती गलत ही, हाँ, किरदार के मुताबिक जबान का इस्तेमाल किया है। और ये तो यानी हमारे के यहाँ है ही, और बहुत से आपको अगर देखेंगे असमत को, तो असमत ने जहाँ किया है तो वो जबान है। हमारे के यहाँ यानी खुद मंटो के यहाँ भी वो जबान मिलती है। असमत है वो उन्होंने एक हाथ पार की है मेरे नजर में, असमत ने और मंटो ने भी, वो अलग पहलू है, वो जिनसी हवाले से आप बात कर रहे हैं। मैंने एक हाथ के अंदर रहकर लिखा है, मैंने हाथ को क्रॉस कभी नहीं किया, जो दायरा था एक उस दायरे में। शम्सुर रहमान फारूकी ने अफसानाई की बुनियादों यानी बुनियादी उनसुर या कहा जाए कि वो पहलू जो अफसाने से जुदा नहीं किया सकता है वो है वाकया, और वाकये के आप भी कायल है, मगर आप कहते हैं कि वाकया निगारी अफसाने में ना हो, वाकया तो हो, वाकया बगैर तो कोई बनी नहीं सकती कहानी, लेकिन वो वाकया ना लगे। अच्छा, अगर वाकया लग गया, अच्छा, वाकये को आप वाकये से कैसे खत्म कर सकते हैं? वो वाकया नहीं लगेगा। अगर आप हमको पढ़ेंगे तो आपको वाकया नहीं लगेगा, आपको लगेगा आप उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। वाकया तो पहले हो जाता है, वाकया पास में होता है। जी बिल्कुल, हाल में नहीं हुआ करता। आपको लगेगा वाकया आप उसमें से गुजर रहे हैं, जैसे आप पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं जी, तो मूवी में वो कैरेक्टर उस वक्त काम ऐड कर रहे होते हैं। तो हमारे अफसानों में या हमारे नॉवेल में आपको ये जरूर नजर आएगा कि ये ऐड कर रहे हैं। अगर मैं आपसे टेक्निक पूछना चाहूँ कि आपकी तकनीक क्या है अफसाना लिखने की, क्या टेक्निक आप इस्तेमाल करते हैं जो दीगर अफसाना निगारों से मुनफरिद हो, जो आपने अपने लिए इख्तियार की है? मैंने कोशिश ये की है कि मैं उसको वैसे ही लिख दूं जैसा कि वो हो रहा है। मेरे जहन में अगर कोई अफसाना है, पूरी कहानी कभी नहीं होती। इब्तिदा में तो जरूर कोई ख्याल होता है, जैसे टेररिस्ट के बारे में बताऊं आपको। टेररिस्ट बड़ी एक मशहूर नावल है। जी, अभी हम लोग नावल निगार से बात करेंगे, अभी तो अफसाना निगार से बात करेंगे। तो अफसाने में भी बता रहा हूँ कि वो अफसाना नावल का फर्क इतना ही है कि उसमें बड़ा कैनवस बड़ा हो जाता है, जिंदगी ज्यादा होती है, मिल जाती है, इसमें नहरों मिलती है। जी जी, सिर्फ इतना ही फर्क होता है। तो मेरे ख्याल तो जिस वक्त मुझे याद है कि मैं रात को लेटा तो मेरे ध्यान में ख्याल ये आया कि एक लड़की है जो लाइब्रेरी में गई, उसका पर्स गिर गया और एक लड़का आया, बाद में उस कुर्सी पर बैठा, उसको वो पर्स मिल गया। उस पर्स में उसका आईडी था, उस आईडी में उसकी तस्वीर, लड़की की तस्वीर थी, उससे मुतासिर हुआ। बस इतना ही प्लाट आया। अब जब मैं लिखने बैठा तो वो अपने आप, इब्तिदा में कहानी आ गई थी, इब्तिदा में मैं आ गया था, मेरी तफील आ गई थी, बाद में कहानी आगे हो गई। मैं उसके पीछे उसको फॉलो करने लगा। यानी पहले आपने एक वाकया तख्लीक किया, बस वो उसकी बिगिनिंग, छोटा सा वाकया, फिर वाकये को अफसाने में ढाल दिया। वो अफसाने, उस वाकये ने अपने आप को अफसाने में ढलवा लिया मुझसे, मैंने नहीं ढाला। और आपने कोशिश की कि वो लाइव लगे। कोशिश ये की कि वो लगे कि हाँ ये हो रहा है ऐसा, वो ये उसमें कोई मेरा दखल ना हो, उसमें मैं हट जाऊं।
और नावल निगारी और अफसाना निगारी के में आप अपने में क्या फर्क समझते हैं? या अफसाना निगार हो के आप नावल लिखते हैं, या नावल होने के लिए अपने को बदलना पड़ता है? अफसाना लिखना बहुत आसान है, नावल लिखना बहुत मुश्किल है। अच्छा। क्योंकि अफसाना को 2 कैरेक्टर पे आप लेके अफसाना लिख दीजिए, 1 कैरेक्टर पे लिख दीजिए, लेकिन नावल में मुझे लगता है कि बेस्ट नावल जिसे फिक्शन कहते हैं वो महाभारत है। महाभारत, रामायण नहीं मैं कह रहा हूँ, अच्छा, महाभारत कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत से कैरेक्टर हैं। जी जी। और हर कैरेक्टर अपना काम कर रहा है। जी जी। उलझी हुई कहानी भी है, बकौल आरिफ कहानी आप उलझी है कि उलझाई गई है, ये उगदा तब खुलेगा जब कहानी खत्म होगी। वाह वाह वाह। तो वो अपने आप सारे कैरेक्टर हैं, उलझे हुए हैं, लेकिन सब अपना अपना काम कर रहे हैं। इसी तरह टेररिस्ट में भी है कि नए नए लोग आते जाते हैं। हॉस्टल है, हॉस्टल में वो दोनों दो लड़कियां रहती हैं एक ही रूम के अंदर। एक का नाम सुधा होता है, एक का नाम आरती होता है। एक शेड्यूल कास्ट है, एक ब्राह्मण लड़की है। और इत्तेफाक के बाद के 2 लड़के भी होते हैं, वो दूसरे हॉस्टल में जेएनयू में ही रहते हैं। जी जी। वो लड़के जो उसमें से एक सलीम होता है जो कश्मीर से आया हुआ होता है, और एक दूसरा लड़का होता है वो ये पहाड़ी एरिया को यहाँ से गया होता है, वो ब्राह्मण होता है। तो उसका 2 भाई होते हैं। एक भाई पढ़ने में अच्छा होता है, जेएनयू चले जाता है, तो उससे तो लोग मायूस हो जाते हैं, ये पढ़ाई लिखाई कर रहा है, करेगा क्या। दूसरा जो छोटा होता है, पढ़ता लिखता नहीं, तो बाप कितना चलता है, सोचते हैं इसी सारी उम्मीदें उससे वाबस्ता होती है, किसी मंत्री बन जाएगा। जी। वही नेचुरल बात है कि पढ़ लिख के क्या कीजिएगा। तो सारी उम्मीदें उससे वाबस्ता होती हैं। जी जी। कि जो पढ़ता लिखता नहीं है। वाह। अब तक आपके कितने नॉवेल शाये हो चुके? मेरे 2 नॉवेल शाये 2 हो चुके। हाँ, 2। और आपके जहन में कितने? मेरे जहन में जो अब तक जिनको वजूद हासिल करना है? एक नॉवेल है। एक नॉवेल है, क्योंकि नॉवेल के लिए बड़ा कैनवस चाहिए होता है। उसके लिए एक दिन नॉवेल नहीं लिखता। मैंने जो भी नॉवेल लिखा है वो 3-4 साल में लिखा है। 3-4 साल? 3-4 साल का वक्त लगा है। और जबकि अफसाना लिखने में 2 दिन या 3 दिन लगे होंगे, और अफसाना नॉवेल कम से कम 3-4 साल का वक्त लिया है। माने किसी ने जिक्र किया था कि आपका कोई नॉवेल बुकर के लिए नॉमिनी होने वाला था? मैं इसी टेररिस्ट के लिए सोच रहा हूँ। अच्छा। It will win the Booker Prize. अच्छा। I think, but I can't अच्छा, say. यानी हुआ नहीं था, हमने ये सुना था कि I can't say, but I believe अच्छा it will win. अच्छा। वाह भाई, आपसे मिलके तो भाई बहुत खुशी हुई। नाजरीन, हमारे अमीर मेहदी साहब यूके में क़याम पजीर हैं और एक अदबी शख्सियत हैं। आपने उनका कलाम भी सुना, नावल निगारी, अफसाना निगारी पर गुफ्तगू भी सुनी। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप कुछ हमारे नाजरीन के लिए, दबिस्तान अदब के लिए कोई मैसेज अगर दें। बस मैं इतना ज़रूर कहूँगा, अदब से, दबिस्तान अदब से मुरादी है कि हम यानी उर्दू को प्रमोशन करना चाहते हैं। जी, मैं इतना कहूँगा जी कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं, दाग सारे जहां में धूम हमारी ज़ुबान की है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमको वक्त दिया। नाजरीन, हम इसी मुलाकात के सिलसिले में फिर हाजिर होंगे। आदाब।